हेलो ऑल ऑफ यू। यहाँ जो लिखा जा रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है फैक्ट्री एक्ट 1948, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? हेलो, दिख रहा दिख रहा है ना? कल का भी दिख रहा था ना जो हुआ वो? फर्स्ट कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. The introduction is the Factory Act. The act passed for Parliament for factory. Okay, a factory यानी क्या? Where the goods are produced. Goods are produced. अगर जहाँ goods produce होते हैं, तो acts related to the production. The acts must related to the production and also the producer. किसके रिलेटेड एक्ट रहेगा? जो प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरा जो प्रोड्यूसर होगा जो प्रोडक्शन करना चाहता है, इन दोनों के रिलेटेड ये एक्ट रहेगा. जैसे कि उसने इंट्रोडक्शन में बोला हुआ है, द फैक्ट्री एक्ट 1914 द एक्ट कंसिडरेटेड द अमेंडमेंट फॉर लॉ एंड रेगुलेशन in factory. The main objective of Factory Acts in 1940 is to ensure adequate the safety of measurement of factory holders, promoted the health, welfare and workmen and employees. किसके लिए वो कर रहा है? किसकी हेल्थ देखने वाला है? वेलफेयर किसका देखने वाले हो? टू किसके हेल्थ और वेलफेयर के बारे में बोल रहा है? वर्कर्स. The study regarding to the health and welfare of workers. Okay, then the objective, the main point is objectives. What are the major objectives to establish this law? The objective are, the first objective is to regulate the working condition in factory. To regulate working condition. In this point we are completed the main objective. What is working condition? तो working condition क्या क्या होता है? तो working condition की अगर डिस्कस करेंगे तो डिस्कस ऑन दिस पॉइंट दैट द वर्किंग कंडीशन इज, पहला वर्किंग कंडीशन क्या होगा? द फर्स्ट वर्किंग कंडीशन इज नंबर 1 बेस्ट एटमॉस्फेयर. सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? रेम्यूनरेशन. थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंसोलेशन. फोर्थ गिफ्ट. फिफ्थ क्या होना चाहिए? लीव होनी चाहिए, स्टडी लीव, वर्किंग लीव की तरह. सिक्स्थ वन कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्टाफ ओरिएंटेड होना चाहिए. स्टाफ ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए. सेफ एंड नॉन हैवी वर्क्स. ओके, इन कंडीशंस को उसने इन शॉर्ट लिखा टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन. वर्किंग कंडीशन यानी हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो बेस्ट एटमॉस्फेयर. कौन सा एटमॉस्फेयर? बिजनेस एटमॉस्फेयर. इन योर बिजनेस साइंस या बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें वर्कर्स को लगे कि दे आर रेडी टू वर्क हियर. वर्कर्स को लगे दे आर रेडी टू वर्क हियर. देन सेकंड वन रेम्यूनरेशन की भी डिस्कस करेंगे, यानी उसको मिलने वाले वेजेस एंड सैलरी. इसके ऊपर अगर तुम डिस्कस कर रहे हो तो वेजेस एंड सैलरी एज पर द वर्क्स मिलनी चाहिए. कैसे मिलना चाहिए? एज पर वर्क. वेजेस एंड सैलरी कैसा मिलना चाहिए? एज पर वर्क मिलना चाहिए. जैसा काम कर रहा है वैसे मिलनी चाहिए और ऑन टाइम मिलना चाहिए. कैसा मिलना चाहिए? ऑन टाइम. अगर ऑन टाइम तुम्हें वेजेस एंड सैलरी मिलेंगी तो जो फर्स्ट एम है कि बेस्ट एटमॉस्फेयर है वो डायरेक्टली जनरेट होगा कि तुम लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं काम करूंगा. अगर तुम्हें ऐसा हो रहा है कि मनी ऑन टाइम नहीं मिल रही है, सैलरी ऑन टाइम नहीं मिल रही है, तो जो थिंक रहता है रिलेटेड टू द बिजनेस एंड दिस फैक्ट्री, कि तुम जो पॉजिटिव थिंक रखते हो, दिस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव फॉर्म. is directly converted into negative form and it is highly affected on you. Then the consolation prizes.
अब कंसोलेशन प्राइजेस यानी उनको टारगेट्स मिलते हैं। अब उस टारगेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो टारगेट जो मिलता है उन टारगेट्स के ऊपर जब मिलेगा तो टारगेट्स यानी मे बी द स्टैंडर्ड वर्क जो रहेगा उसका स्टैंडर्ड काम करने की जो ताकत रहेगी 4 आवर या 6 आवर रहेगी। एज इन इंडिया इट इज 6 आवर, इन अबाउट इन गल्फ इट इज 8 आवर। अगर तुम उसको ऑफर करोगे कि 6 प्लस 2 आवर और काम करेगा, 6 प्लस 2 आवर और काम करेगा, तो तेरी जो सैलरी है मे बी इट इज 5000, इसमें प्लस 1000 मैं और दूंगा। फॉर दिस मोर मनी यू रेडी टू वर्क फॉर मोर। आर यू गेटिंग व्हाट आई से? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं? ऑल ऑफ यू काही नाही समजलं सर. काय झालं? समजतंय का मी काय बोलतोय? काय टॉपिक चाललंय? नाही सर. कहीं नहीं समझे, कहीं नहीं समझे। किसी ने नो सेंड किया था, कौन है वो? हेलो साहिल खान, समझ रहा है टॉपिक क्या चालू है? इट इज इंडस्ट्रियल लॉ। हम लॉ और रेगुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब ये लॉ बना उस टाइम पे जिस टॉपिक पे डिस्कस हुआ था, तो पहला था उसमें द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में ऐसे वर्किंग कंडीशन बनाने हैं जिससे लोगों को ऐसा लगे या वर्कर्स को ऐसा लगे कि काम करना चाहिए। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वर्किंग कंडीशन क्या रहते हैं कि बेस्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए। कौन सा एटमॉस्फेयर? वर्किंग एटमॉस्फेयर। अब वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसे आएगा? ऑन द बेसिस ऑफ कि वहां वर्क कैसा हो रहा है, वहां लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, सीनियर और बिहेवियर विद जूनियर। उसके बाद वो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितना इन्वॉल्वेशन है, और पॉलिटिकल फील्ड्स क्या है, वह अंदर के अंदर बातें क्या होती है, एक दूसरे में झगड़े कितने लगाए जाते हैं। इट इज एटमॉस्फेयर, बिजनेस एटमॉस्फेयर। वो कैसा होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लो यस सर. जैसे उसके बाद उसने सेकंड पॉइंट उसी के ऊपर लिया है, या पॉलिटिक्स। वहां बीच में पॉलिटिक्स होता है। जैसे हम उसे क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में? आग लगाना। दोस्तों में आग लगाते हैं, एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाते हैं। ऑन टाइम ऑफ बिजनेस ये होते रहता है। वहाँ कलीग्स रहते हैं, उसमें हम झगड़े लगाते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं, काम बिगाड़ते हैं, ताकि जब उसका भी प्रमोशन हो ना तुम्हारा भी प्रमोशन हो, दोनों एक बार ही मर जाओ। राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसे बिजनेस एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हम एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करते हैं। देन द सेकंड इज साइन। इफ यू अनम्यूट योरसेल्फ और रिस्पॉन्स देगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैसेजिंग से अच्छा अगर तुम लोग अनम्यूट करके रिस्पॉन्स देंगे ना, तो मुझे समझेगा कि तुम्हें कितना समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तेरी आवाज किसी और ने सुना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो लाइव लेक्चर किया। देन सेकंड, उसी पॉइंट में उसने सेकंड बोला है रेम्यूनरेशन के ऊपर बात किया है। तो रेम्यूनरेशन यानी इनकम। रेम्यूनरेशन यानी इनकम। मैं यहाँ इनकम लिखता हूँ। अब जब इनकम की बात हो रही है तो मुझे बताओ इनकम इन वे ऑफ बिजनेस कैसे होते हैं? तो 2 वे ऑफ बिजनेस ऑफ इनकम होता है फॉर एम्प्लॉय। एक होता है वेजेस और दूसरी होती है सैलरी। अब तुम्हें वेजेस या सैलरी कैसे मिलनी चाहिए? तुम जितना काम करोगे उतना, या काम कितना भी करो थोड़ी सी? विच वन इज राइट? हाँ साहिल, हाँ मरियम, इब्राहिम, प्रतीक्षा, कशी सैलरी भेटली पाहिजे? जितना काम करेंगे उस हिसाब से मिलनी चाहिए, या कितना भी करो थोड़ी सी मिलनी चाहिए? जितना काम करो उतना. हाँ वेरी नाइस। तो उस हिसाब से जो हमें मिलती है रेम्यूनरेशन या इनकम, उस इनकम के ऊपर उसने बोला हुआ है कि हम रेगुलेट ऐसा करेंगे, रूल या लॉ ऐसा बनाएंगे कि उसमें सैलरी की बात हो कि सैलरी एज पर द वर्क रहे, सैलरी एज पर वर्क। इसके ऊपर डिस्कस किया है। देन उसने सम कॉम्पेंसेशन और गिफ्ट के ऊपर डिस्कस करने की कहा है। तो कॉम्पेंसेशन और गिफ्ट कैसे होने चाहिए कि उसको ऑफर किया जाए
कि वो जितना काम कर रहा है उसमें और थोड़ा काम करेगा तो मैं थोड़ा उसको और मनी दूंगा। इट्स कॉल्ड ओवर टाइम्स। ओवर टाइम होता है ना, बोलते हैं हमने 2 घंटा ओवर टाइम किए तो थोड़ी सैलरी ज्यादा मिली, तो उसके भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। बिकॉज पर्सन, एक मैन जो होता है वो पेरिशेबल होता है, वो थकता है थोड़ी देर बाद, तो उसके ऊपर तुम फोर्स करेंगे अगर नहीं इतना काम होना ही चाहिए, नहीं, इट इज ऑफरेबल, उसको ऑफर करना चाहिए कि तू करेगा क्या, नॉट फोर्सिंग ऑन दैट। इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे। ओके, then the next point and second objective of your business is of this law is, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिस्कस हुआ है, यानी जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसमें उसको क्या कंक्लूड करना है उसको डिस्कस किया है। अरे बेटी तुम लोगों को समझा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट वर्किंग कंडीशन। तो वर्किंग कंडीशन कैसे होते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किए। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर ये लॉ बना हुआ है, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, टू इंश्योर बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, अब मुझे कोई बता सकता है तुम लोगों में से? हाँ साहिल, तेरे सब गुरु से एक साथ निकालता हूँ भाई, रुक, या लेक्चर जो चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस किया जाए, या फिर मैं देखो चैट ऑफ कर दूंगा जैसे मैंने नीचे के कंप्यूटर्स पे किया और चैट होता नहीं है, परमानेंटली ऑफ कर दूं। The second point of your discuss is to ensure the basic minimum requirement। अब मुझे बताओ, in time of business the basic requirement are, क्या होते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट टाइम ऑफ बिजनेस? कोई बता सकता है? कि उसको जो प्रोवाइड किया जा रहा है, इट मींस प्रोवाइडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद मशीन्स, मशीनरीज, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड फोर्थ वन सोशल वेलफेयर। उनको जो बेसिक चीजें होनी चाहिए, जैसे कि प्रोडक्शन करने के लिए पर्सन आर रेडी बट रॉ मटेरियल आर नॉट रिक्वायर्ड एट टाइम, प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। बात सही है ना? क्या हो सकता है कि रॉ मटेरियल ही नहीं है फिर भी फिनिश गुड्स बन रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है क्या? नहीं होता है। तो रॉ मटेरियल होनी चाहिए, देन मशीनरीज प्रोवाइड होनी चाहिए, वेल मशीनरीज होनी चाहिए, एंड करंट इरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी सेक्टर है उससे उनको वेलफेयर करना चाहिए और इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद सोसाइटी के साथ उनको बीटअप करना चाहिए, या फिर उसके ऊपर जो दूसरा वर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो है वो हाई करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करना चाहिए। ओके, ये जो पॉइंट आया हुआ यहाँ पे, द फोर्थ पॉइंट आई डिस्कस रिगार्डिंग टू द सेकंड ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर basic minimum requirement for the safety, health, welfare, and etc. Okay, then the next point, we have the third objective. Basics. The act averages. The act talking about इसके बारे में बात करेगा इस थर्ड ऑब्जेक्टिव में। इसमें बोला हुआ है वर्किंग आवर्स, लीव्स, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बता दिया, वो किसके ऊपर बात करेंगे? वर्किंग आवर्स, लीव, हॉलीडेज, ओवरटाइम, उसके ऊपर डिस्कस करेगा। देन द न्यू पॉइंट यू हैव स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव स्कोप। स्कोप ऑफ इसके स्कोप हम स्टडी करेंगे फैक्ट्री एक्ट के। तो स्कोप क्या है? द स्कोप्स इज लिसन हियर, द फैक्ट्री एक्ट एक्सटेंड the whole India is in the it is the applicable for all factories including government factories। यानी ये जो स्कोप्स है वो किसके लिए है?
स्कोप किसके लिए है? स्कोप है द फैक्ट्री एक्ट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया इन एप्लीकेबल फॉर ऑल फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फैक्ट्रीज. किसके लिए होने वाला है? गवर्नमेंट फैक्ट्रीज एंड आल्सो योर फैक्ट्रीज. ओके. A factory as per the section 2M of Industrial Act. ये कहाँ लिखा हुआ है? इंडस्ट्रियल एक्ट के सेक्शन 2, फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 2 के एम में, क्लाउज एम में उसने डिस्कस किया है कि फैक्ट्री एक्ट में ये जो स्कोप्स है वो क्या होने चाहिए. द फर्स्ट स्कोप इज वेयर इन द 10 और मोर वर्कर. कितने? फर्स्ट स्कोप क्या बोला हुआ है कि 10 और मोर वर्कर्स रहेंगे. 10 और मोर वर्कर are employed on the day of proceeding 12 month and manufacturing process carry out on with the aid or power, means power के साथ काम कर रहे हैं. और अगर सेकंड कंडीशन रखा है 20 और मोर वर्कर्स, 20 और मोर वर्कर्स, ऐसे दो स्कोप रहेगी. यानी तुम्हारे पास दो टाइप्स ऑफ बिजनेस है. एक इसमें मिनिमम 10 या मैक्सिमम 19 वर्कर होंगे और दूसरा 20 या 20 से ज्यादा. ऐसी दो अलग फैक्ट्रीज है. अगर पहले लेस देन 10 रहेगा तो इनके लिए प्रोविडेंट फंड नॉट कंपल्सरी एज कंपेयर टू द 20 तो प्रोविडेंट फंड इट्स कंपल्सरी. रूल्स चेंज होते हैं, लॉस चेंज हो रहे हैं एज पर द फैक्ट्री एक्ट, और उस लॉस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके. तो फर्स्ट, अगर हम केमिकल इंडस्ट्री रही तो if it is chemical industry, तो केमिकल इंडस्ट्री के लिए उसने जो एक्ट बोला हुआ है वो फैक्ट्री एक्ट के 1986 में स्टैब्लिश किया हुआ है. इनएक्टेड 1986. द फैक्ट्रीज प्रेमिसेस वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन केमिकल फॉर्म must not be restricted in main building along with the shell cover open line. वो ऐसी जगह पे नहीं बना सकते जहां पे लोग रहते हैं, या फिर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के किसी रूम में नहीं केमिकल का जनरेट कर सकते. इट मींस उनको कहाँ करना पड़ेगा? अंडर एमआईडीसी एरिया, आईडीसी एरिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आईडीसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. इसके पहले किसी भी स्टेट का इनिशियल लगाया जाता है, किसी भी स्टेट का. डिपेंड्स इन योर महाराष्ट्र, इट इज MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, GIDC. इट मींस गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. तो इसमें से IDC जो है इट इज पास आउट अंडर द एक्ट, फैक्ट्री एक्ट 1948. अब इसके अंदर इनको क्या किया जाता है, इस रूल्स के अंदर या इस लॉ के अंदर, तो जो केमिकल सेक्टर या जो सेक्टर है उसको एक प्लेस या एरिया दिए जाते हैं अवे फ्रॉम सिटी. प्लेस दिया जाता है अवे फ्रॉम सिटी. फॉर एग्जांपल MIDC, it is established between the Chittoor and Khed. For your Ratnagiri district, some MIDCs are established between the Chittoor and Khed. It is Lote MIDC. Lote MIDC. तो Lote MIDC ये जो एरिया बनाई हुई है, this is established for only Industries Development Corporation. यानी वहां पे तुम जाके इजीली पास आउट कर सकते हो, रूल्स ले सकते हो, इंडस्ट्री बना सकते हो. एज कंपेयर टू वही इंडस्ट्री खेड़ या चित्तौड़ के मार्केट में लगाए तो Sahil, unmute yourself. Sahil, unmute yourself. Sahil, unmute yourself fast now. अगर अनम्यूट नहीं कर सकता है तो मुझे मैसेज मत कर. आई नो कि तलोजा में MIDC है, महाड़ में भी MIDC है, सिर्फ खेड़ या चित्तौड़ में नहीं है, और तू सब जगह
तू सब जगह घूम रहा है, आई नो दैट, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने जैसा उस रूल्स में बोला हुआ है, अवे फ्रॉम योर बिल्डिंग एंड ओपन लैंड। तो जैसे एमआईडीसी एरिया होती है ओपन लैंड, अवे फ्रॉम योर सिटी रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन योर शॉट तुम्हारे करीब कौन सी है, लोटे एमआईडीसी, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया। तो जो मैसेजिंग कर रहा है साहिल, तो मैसेजिंग से अच्छा है यू टॉक विद मी अनम्यूट, और ताकि मुझे बताने और सब भी सुने कि तू क्या पूछ रहा है और हम क्या सब आंसर दे रहे। तो मुझे सिखाने की कोशिश मत कर, मुझे पता है। अब मैं महाड़ के एमआईडीसी का डिस्कस करूंगा, इट्स अवे फ्रॉम यू, उधर जाके देखने वाले हो क्या। लेकिन गलती से खेड़ से चिपलून तुम पास हो रहे हो फॉर यानी शॉपिंग एंड ऑल, जैसे रेगुलेटर तुम करते हो यहाँ पे, तो बीच का जब वो सेक्शन तुम्हारे पास से क्रॉस होगा, तो तुम्हें ये लॉ की जो स्टडी हो रही है वो तुम्हारे पास आउट होंगी माइंड से, कि सर ने इसके रिलेटेड डिस्कस किए थे कि ये सिटी से अवे एक जगह होती है जिसे एमआईडीसी यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोला जाता है। लास्ट 5 ईयर से हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, या लास्ट 5 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता होगा, या मैंने मेरी तुम्हारी देखो, तुम जब कोई आंसर देते हो तो उससे पहले ये बात याद रखना कि तुम जिस जगह पे हो उस जगह पे रह के हम इस जगह पे पहुंचते हैं। इट मीन आई एम फर्स्ट स्टूडेंट देन आई एम स्टूडेंट देन हियर फॉर प्रोफेसर। तो तुम जिस बेंच पे बैठे होगे उस बेंच पे हम भी बैठे होंगे, तो तुम्हें रिस्पॉन्स देने हैं तो प्रॉपर रिस्पॉन्स दो। महाड़ की एमआईडीसी, यू गेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ महाड़ एमआईडीसी एंड ऑल, पता है वहां क्या है, वहां कौन से फैक्ट्रीज है। अब जो फैक्ट्रीज की स्टडी हो रही थी, दे आर द, मैंने यहाँ मेंशन किया इट इज केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री कहाँ है, इट इज इन लोटे इंडस्ट्री। और शायद तू बोल रहा है कि महाड़ में रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस प्रोड्यूस द केमिकल गुड्स। क्या रिलायंस केमिकल गुड्स बनाता है? एंड टेल मी द केमिकल गुड्स ऑफ रिलायंस प्रोडक्ट, कौन से केमिकल गुड्स बनाता है? तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कौन से बिजनेस की डिस्कस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र के केमिकल की जो प्रोडक्ट है वो एमआईडीसी लोटे में ज्यादा एस्टैब्लिश है, और उसके बाद डायरेक्ट गुजरात में। प्रभावती केमिकल्स की रिलायंस का है। हाँ साहिल, send me the all detail of Prabhavati chemical with you in your college. तो जो तुम बोल रहे हो उससे पहले सुनो कि क्या डिस्कस चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री। 1986 में ये रूल पास हुआ कि उसके लिए अवे फ्रॉम द सिटी एक जगह बनाओ और वहां पे स्टैब्लिश करो। उसी वक्त आईडीसी का फॉर्म हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और ये जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन होती है वो महाराष्ट्र की रही तो महाराष्ट्र का एम यूज किया जाता है। अदर स्टेट लाइक गुजरात, गुजरात का जी यूज होगा। अब उसमें उसके बाद फिर कैसा होता है कि वो लोग एरियाज को डिसाइड करते हैं कि विच वन एरिया को कैसे स्टैबल किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी साहिल ने बोला महाड़, तो महाड़ में उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री है, तो नो केमिकल इंडस्ट्री, वहां पे केमिकल इंडस्ट्री कम है एज कम्पेयर टू केमिकल इंडस्ट्री। के लिए तुम्हारा सेक्शन जो लोटे है उसको सिलेक्ट किया गया, फिर वहां गरडा स्टैब्लिश की गई। उसके बाद वहां नैरोलेक्स किया गया। नैरोलेक्स कलर है जो केमिकल से बनता है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें यूज की जाती है। तो उस चीजों से वो बनता रहता है। मैं तुझ पे भड़क नहीं रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ बिकॉज यू जस्ट गेटिंग द नैरो नॉलेज फ्रॉम गूगल, बट द प्रॉपर नॉलेज इज यू गेटिंग द हियर, क्योंकि तुझे आगे जाके सीखना है कि वो जगह वहां क्यों है। कोई इंजीनियर पास आउट होने वाला, इंजीनियर बनने वाला लोटे में नहीं जाता है, ऐसे तो महाड़ में जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आईटी सेक्टर को ज्यादा प्रोवाइड्स है। द इंडस्ट्री आईटी सेक्टर इज दैट। या सिर्फ सैंडविच है, या घरडा है, या एसयूवी है, या स्वास्तिक है, ये कंपनीज है, और दे आर द प्रोड्यूस द केमिकल्स, और केमिकल्स अपने यहाँ बनते हैं। ओके, फिर भी उसको अवे फ्रॉम सिटी। अगर लोटे की कोई इंडस्ट्री या कोई ब्रांच अपने खेड़ के या चिपलू के मार्केट में आ गई तो गरडा इज अ केमिकल इंडस्ट्री। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 इन लोटे एमआईडीसी एंड एक्सेल फाटा। तुझा एक्सेल फाट्यावरती गरडा इंडस्ट्री आहे बघा,
गर्डा इंडस्ट्रीचं नाव आहे, यूजिंग हियर फॉर एग्जांपल. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये समझ में आया होगा और साहिल के डॉट्स क्लियर हो गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं स्कोप के बाद. और कोई डाउट साहिल पूछ ले जल्दी, मुझे नेक्स्ट पॉइंट चालू करने हैं. साहिल, नो डाउट. तो तुझे जहन्नम तक लेके जाऊंगा मैं, बराबर ना? हाँ साहिल, हेलो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. तुझे मैं जहन्नम तक लेके जाऊंगा, तुम्हें अभी पहचाना नहीं इस फाइन सब. Then the next point is employees entitled. Sorry. इसमें क्या बोला हुआ सुनो. द एक्ट कवर ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री. एक्ट क्या कवर करेगा? ऑल वर्कर्स के बारे में. जैसे मैंने पहले बिगिनिंग में बोला, द एस्टैब्लिश फॉर वर्कर्स यानी योर लेबर्स, यानी वर्क करने वाले, ऑल वर्कर्स ना. एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री पर फैक्ट्री प्रीमाइसेस और प्रिसिपिशन ऑफ थ्योरी. किसके ऊपर? और रिलेटेड टू फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए, वो कितने लोगों की रहेगी, कौन काम करेगा, एंड ऑल. ओके, एंड शंकर, ओके, एज एग्जांपल द एक्ट वाज पास बाय शंकर बालाजी वाजे. ये एक्ट किसने लिखा है? जिस लॉयर ने लिखा है उसका नाम क्या है? शंकर बालाजी वाजे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक्ट. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक्ट. कौन सा एक्ट के ऊपर उसने किया? 1962. इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है. एम्प्लॉय टाइटल के ऊपर जो डिस्कस किया हुआ है कि वर्कर्स के ऊपर डिस्कस होगा, तो जो पर्सन था शंकर बालाजी वाजे, जो किसी कंपनी का ओनर रहेगा, आई डोंट नो, उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं किया है. तो उसने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो एक्ट था, एक्ट 1962, जिसके अंदर एम्प्लॉयज को कैसे सैलरी मिलेगी, एम्प्लॉयज क्या काम करेंगे, एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज को क्या नहीं करना चाहिए, वो कितने क्लोज टू द ओनर रहेंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकाला. एंड द पास आउट उसने सीधा केस कर दिया हाई कोर्ट में शंकर बालाजी ने कि ये रूल गलत है और इसको चेंज होना चाहिए. और देन द एक्ट वाज पास्ड. और इसमें उसने क्या किया कि वर्कर्स जो है उनके लिए क्या होना चाहिए इन फैक्ट्री और क्या नहीं होना चाहिए इन फैक्ट्री, मींस अलाउ और नॉट अलाउ, इसके ऊपर डिस्कस किया. एंड जो डिस्कस किया है इन शॉर्ट, इसका यूज हुआ एम्प्लॉय एंटाइटल के लिए. और जो फिर उसके बाद रूल पास हुआ, यस, हाई कोर्ट नहीं, एचसी कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एचसी. उसको एचसी लिखा करो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मैं नंबर ऑफ टाइम एचसी आया हुआ है ताकि तुम्हें याद रहे. उनको एचसी लिखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट को एससी. एचसी एंड एससी, तुम्हें ये नंबर से नाम याद रहने चाहिए, इनको लिखने ज्यादा जगह पे. ओके, तो उसमें जो रूल पास हुआ वो रूल था कि एम्प्लॉय इन द कैंटीन एस्टैब्लिश अंडर द सेक्शन 46, एम्प्लॉयज के लिए क्या होना चाहिए? कैंटीन होना चाहिए. एंड आल्सो एम्प्लॉयर ऑक्यूपाई एट द फैक्ट्री. और कहाँ होना चाहिए? ऑक्यूपाई कहाँ होना चाहिए? वो फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए, आउट ऑफ द फैक्ट्री नहीं. मार्केटिंग में क्या बोल रहा हूँ, और उसके हिसाब से वो वर्क करना चाहिए. ओके,
उसके बाद उसने उसी को अशोक, ये तुम्हारी मेन और फेवरेट कंपनी है, उसने भी इसके ऊपर केस अप किया था और इस केस को क्लियर किया था कि अशोक लीलैंड, जानता है कोई अशोक लीलैंड कौन सी कंपनी है? अशोक लीलैंड कंपनी मालूम है कि नहीं? हाँ, साई को मालूम है, साई बता कौन सी कंपनी है? डंपर एंड ट्रक बनवायची, हाँ, व्हेरी नाइस व्हेरी नाइस. इट इज ऑटोमोटिव कंपनी. ऑटोमोटिव कंपनी यानी गाड़ियां बनाने वाली, जो तुम्हारे अभी के स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, उसके बाद बड़े बड़े ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स है, वो अशोक लीलैंड कंपनी बनाती है. उसने शंकर बालाजी वाजे के इस रूल को कि कैंटीन होना चाहिए, इस रूल को पास करने के बाद यूज किया, और यूज करके उसको क्या लिखा, इस रूल के हिसाब से लिखा अशोक लीलैंड कोऑपरेटिव कैंटीन. कोऑपरेटिव कैंटीन स्कूल के हिसाब से जो उसने कैंटीन अशोक लीलैंड फंड है, यानी जहां जहां अशोक लीलैंड फैक्ट्री है वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए फैक्ट्री प्रोवाइड किया है. फैक्ट्री के अंदर कैंटीन लिखा है, लेकिन उस कैंटीन को नाम लिखा अशोक लीलैंड कोऑपरेटिव कैंटीन. यानी उसका पैसा किसको जाएगा, बताया जाता है कि इधर लो कॉस्ट रहेगी. कैंटीन इट मींस एकदम लो कॉस्ट कुछ मिलेंगे खाने के लिए कैंटीन में. जैसे वड़ा पाव बाहर 15 का है तो यहाँ 10 में मिलेगा, ये प्लान हो सकता है. बट उसने क्या कर दिया, नाम तो लिख दिया और रेट जो है वो खुद के रखा है. रेट जो है खुद के रखा है, यानी यहाँ पे दो रेट शीट रहेगी, दो रेट शीट रहेगी. एक जो रेट शीट रहेगी नाम फर्स्ट लीलैंड के हिसाब से उस रूल के लिए जो शंकर बालाजी ने बनाया, और दूसरी वो जो जिससे फॉलो होता है वो कैंटीन. अब यहाँ पे रेट 10 रुपए होगा, यहाँ 12 हो सकता है, यहाँ 5 रुपीज होगा तो इधर 7 होगा. जब कोई अपने इधर जांच करने आएगा कॉपी करेगा तो ये वाला बता देगा, और एम्प्लॉय से ये वाला पैसा देंगे. इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ योर लॉस. ओके, द पॉइंट एम्प्लॉयज एंटाइटल आर ओवर. समझ में आ रहा है ना? हेलो, प्लीज अनम्यूट ऑल ऑफ यू. समझ लेगा. प्रतीक्षा, समझ गए? समझ लेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, हेलो, प्रतीक्षा आवाज येतो का? लेक्चर 2 मिनट में क्लोज हो जाएगा. इसके बाद फिर से उसी लिंक पे ज्वाइन होना है टू कंटिन्यू दिस लेक्चर. हेलो, आवाज आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. मिनट्स में क्लोज हो जाएगा, उसके बाद फिर से लेक्चर को कनेक्ट होना है.